गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 BA सेकेंड सेम का, जो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 2 है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्यों में संबंध। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि संघात, जो केंद्र और राज्य के संबंध इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको। तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका पहला है कि जो संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा जो संघ है या केंद्र और जो राज्यों के बीच है वो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, ताकि दोनों के बीच में विवाद ना रहे, दोनों के बीच में लड़ाई ना हो कि ये जिम्मेदारी किसकी है, ये किसकी है। तो इसलिए दोनों के क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया है। तो करते हैं वैधानिक संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो इसमें क्या है, 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया है। जो वैधानिक संबंध है वो केंद्र और राज्य के संबंध 3 सूची में है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो संघ सूची है, संघ सूची में जितने भी विषय हैं वे सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसलिए उन सभी पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। ये मैं लिखूँ, ठीक है, केंद्र के पास है इन सभी पर। और ये विषय है 97 विषय हैं जिन पर केंद्र को अधिकार है बनाने का। विषय कौन कौन से हैं, प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, युद्ध व शांति, रेलवे, मुद्रा, बीमा, बैंक और भी बहुत सारे विषय हैं। मैंने कुछ विषय इसमें लिख दिए हैं। अगला है राज्य सूची। तो अगला विषय है राज्य सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। स्टेट लिस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसमें हैं वो 66 विषय दिए गए हैं। ये विषय हैं पुलिस, न्याय, कृषि, स्थानीय शासन। इन सभी पर जो कानून बनाएगा वो राज्य या राज्य विधानमंडल बनाएगा। इससे अगली है समवर्ती सूची। इसमें 47 विषय हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्यों दोनों को है। लेकिन अगर दोनों में इन दोनों को भी लेकर विषय को लेकर लड़ाई मच जाती है तो केंद्र का फैसला मान्य होगा। केंद्र का फैसला, जो केंद्र फैसला करेगी वही माना जाएगा। इसमें इन विषय कौन कौन से हैं, शिक्षा, वन, फौजदारी विधि आदि बहुत सारे विषय मैंने कुछ लिख दिए हैं। अगला है अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब कि जो शक्तियाँ या जो विषय इन तीनों सूची में नहीं लिखे गए, रह गए, तो वे जो विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को दिया गया है। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि किसको क्या बोलते हैं, तो आप देख लीजिए। तो आगे है केंद्र और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, पावर ऑफ द सेंटर टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। तो कब है वो केंद्र सरकार जो राज्य सूची में जितने विषय दिए गए हैं उन पर कानून बना सकती है। तो पहला आता है राज्यसभा के प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप, एज, ठीक है, जो 2/3 बहुमत राज्यसभा पास करके ये कह देती है कि ये जो विषय है राज्य सूची में दिया गया है ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो 1 वर्ष की अवधि के लिए वो कानून लागू हो जाता है, या उस विषय पर जो कानून बनाया जाता है वो लागू हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपातकाल की स्थिति की अवस्था में। इन आपातकाल लगता है, आपातकाल 3 तरह से लगता है। मैंने पहले बताया था 352, 356, 360। तो जब 352 में सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश में आपातकाल लगता है तो संसद राज्य सूची में जितने विषय दिए गए हैं उन पर कानून बना सकती है, और वो कानून 6 मास के लिए लागू होगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है वैधानिक मशीनरी की असफलता की स्थिति में। जब किसी राज्य की मशीनरी या उस राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं होता है तो 356 आर्टिकल लगा दिया जाता है, और उसके तहत जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र कानून बनाता है, और जो कानून बनाएगा वो सिर्फ उसी राज्य में लागू होंगे जिस राज्य में आपातकाल लगा हुआ है या मशीनरी फेल है। ये बात भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट है राज्य के अनुरोध पर, अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य अनुरोध करते हैं कि इस विषय पर संसद कानून बनाए तो केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है और ये कानून सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों में लागू होगा जो राज्य उस कानून को बनाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए, अगर हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ समझौता करता है, संधि करता है और उस संधि में कुछ ऐसे कानून का निर्माण करना पड़ता है उस संधि को लागू करने के लिए जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, तो उन विषय पर कानून केंद्र बना सकता है। ठीक है, जिस संधि को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी केंद्र कानून को बना सकता है। नए राज्य का गठन करने के लिए जब किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना होता है, घटाना होता है, नाम बदलना होता है या किसी राज्य को काट कर दूसरा राज्य बनाना होता है, तो इन सभी का जो काम है वो केंद्र को सौंपा गया है। तो ये सारे काम राज्य जो विधानमंडल है उसका कोई अधिकार नहीं होता इस पर। तो आलोचना की गई है कि बहुत सारे आलोचकों ने कहा है कि जो शक्ति का जो संतुलन है, हमने अभी पढ़ा है कि जो वैधानिक लेजिस्लेटिव जो पावर का डिवीज़न किया गया है 3 लिस्ट में, उसमें हमने देखा है कि जो केंद्र सूची में जो विषय 97 और सारे इम्पोर्टेंट विषय हैं तो वो केंद्र को दे दी गई, लेकिन राज्य सूची के जो विषय है उन पर भी केंद्र कानून बना सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, हमने देख लिया। और जो समवर्ती सूची है उसमें भी केंद्र के ही, अगर केंद्र अंतिम फैसला देती थी वही लागू होगा और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है और हमारे जो राज्य है वो कम पावरफुल है। तो इसी की आलोचना में हम कह सकते हैं कि जो शक्ति संतुलन है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। अगला है प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे हैं। तो हमने देखा है कि जो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों जिन विषय पर कानून बनाने का अधिकार उन्हीं मामलों पर उन्हें प्रशासन से संबंधित नियंत्रण करने की शक्ति भी दी गई है। संविधान के ये 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्यों के सरकारों के प्रशासनिक संबंध का वर्णन इस प्रकार है, हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो जो राज्यपाल के जो कार्यकाल में वृद्धि करनी होती है, उसकी नियुक्ति करनी होती है, उसे पद से हटाना हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना हो, तो ये सभी कार्य राष्ट्रपति का अधिकार है इन सभी कार्यों का। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और उसी से सलाह ली जाती है जब कानून बनना होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन को भी प्रभावित कर रही है राज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा। अगला है न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वो राज्यपाल से सलाह लेता है, लेकिन सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल की सलाह मानना अनिवार्य नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। जो इस आयोग की नियुक्ति है वो केंद्र और राज्यों के मध्य हिसाब किताब की जांच पड़ताल के लिए किए जाती है। ठीक है, और इस पद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच। केंद्र सरकार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकती है। आरोप सिद्ध होने पर उस स्थिति में केंद्र सरकार संबंधित मंत्रियों को पद छोड़ने के लिए भी बाध्य कर सकती है। ठीक है, तो क्या है कि आयोग उनकी जांच के लिए आयोग भी बिठा सकती है और अगर सिद्ध हो गया तो केंद्र सरकार उन्हें पद छोड़ने के लिए भी कह सकती है, उन पे दबाव भी डाल सकती है।
अगला पॉइंट है, 5th पॉइंट है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना। तो जो राज्य है और दूसरे राज्य, मतलब कि दो राज्यों के बीच जो झगड़े होते हैं उनके लिए, या राज्य और केंद्र के बीच में जो झगड़ा होता है उसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति की जा सकती है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है केंद्र और राज्यों में सशस्त्र बल भेजना। जब राज्यों में सही ढंग से या संविधान के अनुसार कार्य नहीं होता तो केंद्र है वो जो उनकी संपत्ति है, जो केंद्र की या राज्य की संपत्ति है, उसकी हानि ना हो इसके लिए अपनी सेना राज्यों में भेज देती है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट है आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी डिक्लेरेशन। तो जो आपातकाल की जो घोषणा है वो 352, 356 और 360 आर्टिकल के तहत की जाती है। तो जो आपातकाल की घोषणा में है, राष्ट्रपति है वो राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है, या फिर पूरे देश में इमरजेंसी होने पर जो केंद्र की जो कार्यपालिका है उसको कुछ विशेष शक्तियाँ भी मिल जाती है। नेक्स्ट 8th पॉइंट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जब 356 के तहत किसी राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा हो या फिर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, और उस समय जो राज्य का शासन है वो केंद्र के हाथ में चला जाता है या राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है, या फिर ये कहें हम जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो केंद्र कराता है। उनकी नियुक्ति कहाँ होनी है वो भी केंद्र कराता है, और उसके बाद नियुक्ति उन्हें पद से हटाना भी केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो केंद्र के अधीन रहती हैं, लेकिन वो काम राज्यों में करती हैं। आलोचना हम पढ़ते हैं कि जो प्रशासनिक संबंध है उनकी आलोचना किस आधार पर की गई है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि, जो राज्यपाल है वो केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। वैसे तो वो राज्य का संवैधानिक मुखिया है, लेकिन वो राष्ट्रपति के इशारों पर काम करता है। सिर्फ 56 का दुरुपयोग हमने पढ़ा है कि कई बार जब विरोधी दल की सरकार राज्यों में हो, जैसे केंद्र में कोई और सरकार हो, कोई और पार्टी की सरकार हो, और राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो उस समय 356 आर्टिकल का बहुत बार दुरुपयोग किया गया है। वहाँ पर उस सरकार को हटाने के लिए मिसयूज़ किया गया है आर्टिकल 356 का। इस तरह भी इसकी आलोचना की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति है वो राज्य की स्थिति को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इससे भी राज्य कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है 4th पॉइंट है राज्यों में अशांति उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार सुरक्षा बल भेज देती है। जब राज्य में अशांति होती है तो केंद्र अपनी सेना बल भेज देता है बिना राज्यों से पूछे। तो इसके कारण भी कई बार राज्य और केंद्र के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। वित्तीय संबंध, अब हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो कैसे हैं। तो पहला पॉइंट है कि कुछ कर हैं वो केंद्र की सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, और वही उन करों को इकट्ठा करती है, परंतु उनके द्वारा एक जो इकट्ठा किया गया कर है वो राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा कर है? एक है संपत्ति कर, समाचार पत्रों की जो ऐड या विज्ञापन के द्वारा जो कर मिलता है वो, रेल, समुद्र व वायुयान की यात्रा करने वाले यात्रियों से जो कर लिया जाता है वो भी इसी कर में शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो संघीय सरकार द्वारा कुछ कर ऐसे हैं जो लगाती तो संघीय सरकार केंद्र सरकार है, लेकिन उनको इकट्ठा राज्य सरकार करती है, और उन करों का जो यूज़ है वह भी राज्य सरकार करती है। वो कर है श्रृंगार कर, जो मेकअप आदि चीज़ों पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है, वो इस चीज़ में इंक्लूड है।
अगला थर्ड पॉइंट है संघीय करों में कुछ कर ऐसे हैं जो है वो केंद्र सरकार या संघ द्वारा लगाए जाते हैं, एकत्रित भी किए जाते हैं, लेकिन उनका जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्यों के बीच में कर दिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, आयकर। अगला पॉइंट है अनुदान। तो जो राज्यों के पास जो आय के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, इसीलिए वे अपनी और विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए जो केंद्र के पास धन के रूप में अनुदान ले लेती हैं। ठीक है, तो इससे उनके काम को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है ताकि वे जनता की भलाई के लिए कानूनों का निर्माण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय संकट। देश में जब वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, साधारण स्थिति में राज्य के वित्त पर जो राज्य विधानमंडल का नियंत्रण होता है, लेकिन जब वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तब कोई भी वित्त विधेयक जो पास किया जाता है राज्य विधानमंडल में वो राष्ट्रपति अपनी समीक्षा के लिए मंगवा सकता है, और साथ ही राष्ट्रपति जो राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन और भत्तों को कम भी कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋण। जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कई बार केंद्र सरकार से ऋण लेती हैं, और जो ये राज्यों को जो ऋण दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राज्य हैं वो देश के बाहर से ऋण नहीं ले सकती, अर्थात विदेश से वो ऋण नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का निर्माण 5 साल के लिए किया जाता है और वो भी राष्ट्रपति करता है इसका निर्माण, और इसका काम होता है केंद्र और राज्य के मध्य धन का बंटवारा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आलोचना। इसकी जो वित्तीय संबंध है उसमें आलोचक क्या क्या कहते हैं, क्यों आलोचना करते हैं। तो वित्तीय संबंधों में केंद्र का प्रभुत्व। तो हम देखते हैं कि जो वित्तीय संबंध में हमने देखा कि केंद्र को ज़्यादा वित्त के साधन मिले हैं, ज़्यादा विषय मिले हैं जिनसे वो कर इकट्ठा कर सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसके पास ज़्यादा साधन है जिससे वो पैसे या कर इकट्ठा कर सकता है। राज्य के पास कम है। केंद्रीकृत नियोजन। भारत में जो नियोजन किया जाता है सेंट्रलाइज प्लानिंग, तो वो नीति आयोग के द्वारा की जाती है। पहले ये योजना आयोग के द्वारा की जाती थी। नीति आयोग हर 1 साल में अपना बजट पेश करते हैं। इसमें मेनली जो काम करते हैं वो केंद्र करती है, राज्यों से एक आधी सलाह ली जाती है, नहीं तो राज्य इतना महत्वपूर्ण कार्य इसमें नहीं करते हैं। तो मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है BA सेकेंड ईयर का, और ये क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन पिछले साल आए हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के मैं वो दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।